नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस कक्षा में। तो देखिए, आज जो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वो एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमने गद्य भाग पूरा कर लिया है। आज हम जो प्रवेश कर रहे हैं वो पद्य भाग की तरफ कर रहे हैं। और पद्य भाग का जो परिचय है वो हमने पद्य साहित्य के रूप में भी दिया था जब हमने ये क्लासेस शुरू करी थी। और उसके बाद गद्य भाग शुरू करने के बाद और आज से पहले जो एक लेक्चर हुआ है काव्य के रूप में, जो मैंने बताया है कि कौन कौन से कालों में, यानी कि हिंदी साहित्य के 4 कालों में काव्य का किस प्रकार से विकास हुआ है, कौन कौन से काल में कौन कौन से कवि है, कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। काव्य के कितने रूप होते हैं, क्या अंग है, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ ली हैं, ठीक है। लेकिन आज जो हम लेकर आए हैं वो है आपके काव्य खंड के अंतर्गत आपकी पुस्तक में जो आपका पहला पाठ है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का लिखा हुआ पवन दूतिका, ठीक है। पवन दूतिका यानी कि पवन को एक माध्यम बनाकर यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी बहुत बड़ी बात कहना चाह रहे हैं। और वो हम पवन दूतिका कविता के माध्यम से पढ़ेंगे, उसके भावार्थ को पढ़ेंगे, उसके कला पक्ष को पढ़ेंगे, उसके भाव पक्ष को पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसके काव्य के अंगों को पढ़ेंगे, काव्य के रूप को पढ़ेंगे, ठीक है, काव्य का भाव पक्ष पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं आप सभी को पता है, जैसे हमने जितने भी गद्य पाठ थे, जितने भी गद्य के रूप में जो पाठ अंकित थे हमारे, उनका लेखक परिचय पढ़ा था, उसी रूप में आज हम यहाँ पर जितनी भी कविताएं आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आई है उन कविताओं के कवियों का परिचय पढ़ेंगे, जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, उनका लेखन परिचय पढ़ेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से इतनी उपलब्धि प्राप्त करी है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर की तरफ जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय के रूप में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का नाम बहुत ही उत्कृष्ट कवियों के रूप में गिना जाता है, अग्रणी कवियों में गिना जाता है और उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी की रचनाएं हैं। तो उन्हीं में से एक रचना यहाँ पर आई है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम उनका एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जो जन्म हुआ था वो देखिए 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 19वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था। 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, जन्म स्थान कहाँ है, निजामाबाद आजमगढ़। और ये कहाँ पर है भाई, उत्तर प्रदेश में। अधिकांश लेखक और कवि जो भी है वो सभी उत्तर प्रदेश के निवासी है, वहाँ ही उनका जन्म हुआ है। तो 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में निजामाबाद आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था भोला सिंह उपाध्याय और इनकी माता का नाम था रुक्मिणी देवी, ठीक है। भोला सिंह उपाध्याय और रुक्मिणी देवी के पुत्र थे, सुपुत्र अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिओद, इनका नाम आपको याद रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए तो स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था और वो भी किसी स्कूल या किसी विद्यालय या किसी कॉलेज में जाकर नहीं हुआ था, किसी शिक्षा संस्थान में नहीं हुआ था। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो स्वाध्याय यानी कि अपनी सेल्फ स्टडी के द्वारा ही किया था, ठीक है। और भाषा के रूप में ब्रज भाषा और खड़ी बोली में इनकी पकड़ थी। उनका जो साहित्य है वो ब्रज भाषा और खड़ी बोली के अंतर्गत, इन भाषाओं के अंतर्गत उन्होंने लिखा है। जो भी उनका साहित्य है, जो भी उनका रचनात्मक जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा ब्रज भाषा और खड़ी बोली के रूप में मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, शैली में उन्होंने प्रबंध और मुक्तक, शैली के अंतर्गत अब हम देखें कि काव्य की शैली होती है कि आप कौन कौन सी रचनाएं करते हैं, प्रबंध काव्य लिखते हैं या मुक्तक काव्य लिखते हैं। तो दोनों ही काव्यों में उन्होंने अपनी रचना करी है, प्रबंध काव्य के रूप में भी लिखी है और मुक्तक शैली के अंतर्गत भी लिखी है, ठीक है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बहुत प्रमुख रचनाएं और बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रमुख भी कहेंगे साथ में प्रसिद्ध, क्योंकि बहुत ही फेमस हो चुकी है। देखिए, प्रिय प्रवास उनकी प्रमुख रचना है, चौखे चौपदे, चुभते चौबदे, ठीक है, और वैदेही वनवास, ये इनकी बहुत ही प्रमुख और प्रसिद्ध रचनाओं के अंतर्गत आती है, ठीक है। अंत में देखेंगे उनकी मृत्यु 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को, देखिए आज़ादी के कुछ ही दिन पूर्व उनकी मृत्यु हो गई थी कि उन्होंने आज़ादी का जो भारत था, आज़ाद भारत, वो नहीं देखा है। 6 मार्च 1947 ईस्वी में वे मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। आगे चलते हैं।
अब उनके जीवन के बारे में देखेंगे कि उन्होंने अपना जो जीवन है किस प्रकार से आगे बढ़ाया। ठीक है, कि 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से, फारसी क्या है, एक भाषा है, क्या है, ये एक भाषा है, फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा की बात करेंगे हम, तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई थी, फारसी भाषा में हुई थी। किनकी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई थी वो किस में हुई थी, फारसी भाषा में हुई थी। ठीक है, वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए। ठीक है, बनारस गए वे, पर अस्वस्थता के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है, निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया। अवैतनिक का मतलब होता है किसी प्रकार का उन्हें वेतन प्राप्त नहीं होता था, यानी कि उन्हें किसी प्रकार का उसका मतलब जो भी आप बोल सकते हैं कि काम के बदले जो पैसा दिया जाता है, जो शुल्क दिया जाता है, वो उन्हें नहीं मिला। अवैतनिक शिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया। 6 मार्च सन 1947 ईस्वी फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि इतना समय उन्होंने संघर्ष, यहाँ उनका ये सारा संघर्ष दिखाई देता है कि शिक्षा कैसे प्राप्त करी, भाषाओं का ज्ञान कैसे प्राप्त किया। वे बीमार रहते थे, इस कारण उन्होंने सिर्फ सेल्फ स्टडी के द्वारा ही इतनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। और फिर वे मिडिल स्कूल के अध्यापक भी रहे थे। अवैतनिक और काशी विश्वविद्यालय में, बनारस के काशी विश्वविद्यालय में उन्होंने अवैतनिक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया था। और 6 मार्च 1947 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हरिऔध जी कौन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि है। जब द्विवेदी युग की बात करेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के रूप में उन्होंने द्विवेदी युग चलाया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग चला था और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी उस युग के प्रतिनिधि कवियों में से एक गिने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए, और गद्य लेखन थे, गद्य लेखक थे, प्रतिनिधि कवि तो थे ही, साथ में गद्य लेखक भी थे। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य गिना जाता है। प्रिय प्रवास क्या है, एक महाकाव्य है। और खड़ी बोली का पहला महाकाव्य अगर बात करें आप, जब भी आपके कोई एमसीक्यूज में प्रश्न आता है या फिर आप आगे चलकर कक्षा 12 के बाद में आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो उसमें बेसिक हिंदी आती है, तो उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार यही कहती हूँ, क्यों कहती हूँ, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फिट रहेगा कि हमने ये कहाँ पढ़ा था और इसका उत्तर क्या था। ठीक है, तो द्विवेदी युग का जो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य गिना जाता है वो क्या, कौन सा है, प्रिय प्रवास, और जो किनके द्वारा लिखा गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए वैदेही वनवास। वैदेही वनवास करुण रस प्रधान है, यानी उसमें करुणा ही झलकती रहती है। ठीक है, और ये भी एक महाकाव्य है। पारिजात एक स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है और चुपते चौबदे और चौखे चौबदे दोनों बोलचाल वाली मुहावरेदार भाषा में प्रयोग किया गया है। बहुत ही मुहावरेदार भाषा से युक्त लिखित स्फुट काव्य संग्रह है। ठीक है, उसके बाद आता है रस कलश, जो ब्रज भाषा के छंदों का संकलन है। ब्रज भाषा में लिखा गया है लेकिन छंद इसके अंदर के छंदबद्ध रचना है। ये कौन सी, रस कलश। ठीक है, अधखिला फूल उपन्यास है उनका। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये भी उपन्यास है। रुक्मिणी परिणय, ये एक नाटक है। आदि मौलिक गद्य रचनाओं के अतिरिक्त आलोचनात्मक और अनुदित रचनाएं भी इनकी है, यानी कि उन्होंने आलोचनाएं भी की है, आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं और अनुवाद भी किए हैं उन्होंने। तो इस प्रकार से उनका गद्य और पद्य दोनों के अंतर्गत उनका यहाँ पर जोड़ पकड़ देखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, हरिऔध जी पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। किस में करते थे, ब्रज भाषा में, लेकिन कहीं कहीं पर खड़ी बोली भी बाद में उन्होंने उपयोग में ले ली। ठीक है, रस कलश इसका सुंदर उदाहरण है। रस कलश के अंतर्गत उन्होंने ब्रज भाषा में छंदों के रूप में छंदबद्ध रचना करी है। उसके बाद में देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आए। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी कि कहेंगे द्विवेदी युग था जो खड़ी बोली का
प्रमुख पक्षधर था। द्विवेदी युग के जितने भी कवि थे वे खड़ी बोली में रचना रचित करते थे और ब्रज भाषा का जो प्रयोग था वो आदि यानी कि भारतेंदु युग के अंतर्गत होता था। तो भारतेंदु युग के अंतर्गत ब्रज भाषा का प्रभाव देखा। उसके बाद में उन्होंने द्विवेदी युग के प्रवर्तक बन गए, प्रतिनिधि कवि बन गए और महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद में वे खड़ी बोली को उन्होंने अपनी भाषा का विषय बना लिया, यानी कि अपने काव्य की भाषा बना ली। ठीक है, और खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर, यानी कि भाषा वही होनी चाहिए जो पहले से चली आ रही है, भाव भी उसी प्रकार के होने चाहिए, छंद जो सभी यूज कर रहे हैं वैसे होने चाहिए, और अभिव्यंजना आप जो बात कहना चाह रहे हैं, जो माहौल है आपके कविता का, वह भी वही अनुसार होना चाहिए जो अन्य कवियों का हो रहा है। तो इस घिसी पिटी परिपाटी को उन्होंने तोड़ा और नए वर्ण विषय को उन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया। ठीक है, परंपराओं को तोड़कर इन्होंने नई मान्यता स्थापित ही नहीं की बल्कि अपितु उन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया। इनकी बहुमुखी प्रतिभा और साहस के कारण ही काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को नवीन आयाम प्रदान हुए, यानी कि भाव पक्ष और कला पक्ष पहले जब द्विवेदी युग से पहले जब भारतेंदु युग तक का जो समय था उसमें भाव पक्ष और कला पक्ष का जो वर्ण विषय था वो कुछ और था, और द्विवेदी युग के बाद में अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रतिनिधि कवि होने के साथ में भाव पक्ष और कला पक्ष का जो वातावरण था, जो विषय था, वो थोड़ा सा बदल गया और नए प्रतिमान यहाँ पर स्थापित हो गए। उन्होंने नए तरीके से भाव और कला पक्ष को यहाँ प्रदर्शित किया। ठीक है, आगे देखते हैं कि वर्ण विषय की विविधता। उनके काव्यों में वर्ण विषय अलग अलग होता था। प्रिय प्रवास उन्होंने अलग लिखा, रस कलश उन्होंने अलग लिखा। वैदेही वनवास में सीता जब वनवास को जाती है तो वह करुण रस प्रधान काव्य रचना कर ली। ठीक है, तो उन्होंने समाज में होने वाली प्रताड़नाओं को अपने काव्य का विषय बनाया और अपने काव्य की भाषा खड़ी बोली के माध्यम से उन्होंने ऐसे ऐसे विलक्षण काव्यों की रचना करी है जो आज इस समाज के लिए एक धरोहर के रूप में गिने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वर्ण विषय की विविधता हरिओत जी की प्रमुख विशेषता थी कि अलग अलग वर्ण विषय लेते थे वे। ठीक है, यही कारण है कि इनके काव्य व्रत में भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल की उज्जवल बिंदु समाहित हो सके हैं। यानी कि उन्होंने देखिए किसी एक काल के प्रतिनिधि, यानी कि वे आधुनिक काल के कवि थे, आधुनिक काल में द्विवेदी युग के कवि थे, तो द्विवेदी युग का उन्होंने परचम नहीं लहराया। उन्होंने किसी नियमबद्ध रचना में वे बंधे नहीं थे, वे तो स्वच्छंद थे, वे तो मुक्त रचना करते थे और मुक्त रचना के अंतर्गत उन्होंने रीति काल, भक्ति काल और आधुनिक काल तीनों कालों का यहाँ पर समाहित किया है। यानी कि तीनों कालों की जो प्रवृत्तियां थी, जो विशेषता थी, आप सीता की बात करें तो सीता क्या है, आदिकाल की है। आदिकाल भी क्या, उन्होंने एक विषय लिया है, ऐतिहासिक विषय लिया है, ऐतिहासिक विषय को उन्होंने आधुनिकता में समाहित किया है। ऐसे अलग अलग कई तरह के वर्ण विषय लेकर उन्होंने अपनी रचनाओं का यहाँ निर्माण किया है। प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं के दर्शन। प्राचीन कथानक यानी कि ऐतिहासिक कथानक लिया है आप, कहानी कहीं ऐतिहासिक है लेकिन उसमें जो भाव प्रवंजना कर रहे हैं, भावाभिव्यक्ति कर रहे हैं, वो नवीन है। यानी कि नवीन वातावरण को लेकर प्राचीन कथानकों के साथ जोड़कर उनकी जो विलक्षणता देखने को मिलती है वो प्रिय प्रवास में, वैदेही वनवास में आदि सभी काव्यों के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास के अंतर्गत उनके ऐतिहासिक विषय है, लेकिन जो भावाभिव्यक्ति हुई है वो वर्तमान स्थिति की हुई है। वे जब इस स्थिति में थे, द्विवेदी युग के कवि थे, जब हुई है। ठीक है, आगे देखिए, ये काव्य के शिव रूप का सदैव ध्यान रखते थे। इसी हेतु इनके राधा कृष्ण, राम सीता भक्तों के भगवान मात्र न होकर जननायक और जन सेवक है। यानी कि वे काव्य के शिव रूप को मानते थे कि काव्य में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना होनी चाहिए कि सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। तो उन्होंने सत्य और शिवम को नहीं मानकर, सत्य और सुंदर को न मानकर शिवम की भावना लिए उन्होंने उस आराध्य को लिया है। आराध्य कौन, जो राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण को जनमानस का प्रतीक बनाया है, राधा कृष्ण के व्यवहार को जनमानस का व्यवहार बनाया है। इसी प्रकार से राम सीता को भगवान या ईश्वर की प्रेरणा का माध्यम न बनाकर उन्होंने जननायक बनाया है,
जनता का हितैषी बनाया है, जन नायक बनाकर, और यहाँ पर नायक हो गए राम और नायिका हो गई सीता। इसी प्रकार से कृष्ण होगा नायक और राधा हो गई नायिका। तो नायक नायिका के माध्यम से और यहाँ पर भी राम सीता के माध्यम से उन्होंने समाज के उन पहलुओं पर विचार किया है जहाँ पर आज का समाज टिका हुआ है। आज का समाज जिन विचारधाराओं को लेकर चल रहा है, उन विचारधाराओं को उन्होंने ऐतिहासिक कथानक के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रकृति के विविध रूपों और प्रकारों का सजीव चित्रण भी हरिओत जी की अन्यान्य विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उन्होंने केवल इन ऐतिहासिक कथानकों का ही विश्लेषण नहीं किया है, प्रकृति के सजीव चित्रणों का, सजीव चित्रण यानी कि जहाँ मानवीकरण अलंकार आ जाता है, प्रकृति जैसे सजीव होकर हमारे सामने आज प्रकट हो रही है, ऐसे उदाहरण यहाँ पेश किए हैं उन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं। भावुकता के साथ मौलिकता को भी इनके काव्य की विशेषता कहा जा सकता है। हरिओत जी मूलतः करुण और वात्सल्य रस के कवि है। करुण रस, वैदेही वनवास में आपको करुण रस भरपूर मिल जाएगा। वात्सल्य रस के अंतर्गत आप उस वात्सलता को देखते हैं। ठीक है, जहाँ माता और पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वह आप देख सकते हैं, या पिता और पुत्र के प्रति जो प्रेम है वो देख सकते हैं, तो वो आप वात्सल्य रस के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, करुण रस को ये प्रधान रस मानते थे। उसकी मार्मिक व्यंजना इनके काव्य में सर्वत्र देखने को मिलती है। करुण रस उनके काव्य में हमेशा देखने को मिलेगा। वात्सल्य और विप्रलंब श्रृंगार के, विप्रलंब बोलते हैं वियोग श्रृंगार को। ठीक है, श्रृंगार के दो भेद होते हैं। यहाँ पर श्रृंगार है, श्रृंगार रस है, इसको दो भागों में बांटा गया है, संयोग और वियोग। जब नायक नायिका का संयोग होता है, यानी कि जब वे मिलते हैं उसको संयोग श्रृंगार, और जब वे दूर हो जाते हैं और उनकी जो पीड़ा होती है उसे वियोग श्रृंगार है। तो यहाँ पर वात्सल्य और वियोग श्रृंगार के हृदय स्पर्शी चित्र प्रिय प्रवास में यथेष्ट यानी कि वहां देखने को मिलते हैं। अन्य रसों के भी सुंदर उदाहरण इनके स्फुट काव्य में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल करुण, वात्सल्य या वियोग श्रृंगार ही है, और भी बहुत से श्रृंगार है, लेकिन करुण और वात्सल्य के वे प्रमुख कवि माने जाते हैं, उनके ही कवि माने जाते हैं। वियोग श्रृंगार भी उन्होंने काम में लिया है, और भी बहुत सारे श्रृंगार है उनकी रचनाओं के अंतर्गत जो हमें पढ़ने को मिलेंगे। आगे देखिए, भाषा की जैसी विविधता हरिओत जी के काव्य में है, वैसी विविधता महाकवि निराला के अतिरिक्त अन्य किसी के काव्य में नहीं मिलती। यानी कि छायावाद के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कला जिस प्रकार की है, उनके भाषा की काव्य कला है, यानी कि भाषा की जो विविधता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में जिस प्रकार देखी जाती है, वैसे की वैसी यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की भी देखी जाती है। यानी कि द्विवेदी युग और छायावाद का थोड़ा सा मिश्रण यहाँ देखा जाता है। उसके बाद में इन्होंने कोमलकांत पदावली युक्त ब्रज भाषा, मतलब कि कोमलकांत बहुत सरल और सहज समझने योग्य ब्रज भाषा का प्रयोग किया है रस कलश में, और संस्कृत निष्ठ और खड़ी बोली प्रिय प्रवास में प्रयोग की है, और मुहावरेदार जो बोलचाल की खड़ी बोली भाषा है वो चौखे चौपदे और चुगते चौपदे में पूर्ण अधिकार के साथ सफलता के साथ उन्होंने यहाँ प्रयोग किया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्ध हस्त कहा है। द्विकलात्मक क्या कहेंगे कि जिन्होंने कोमलकांत पदावली का तो प्रयोग किया है, उसके बाद में कोमलकांत पदावली को ब्रज भाषा में और संस्कृत निष्ठ पदावली को उन्होंने खड़ी बोली के रूप में, यहाँ दोनों कलात्मक रूप से उन्होंने प्रयोग किए, और उनकी जो कलात्मकता है वो बड़ी ही विचित्र है और विलक्षण श्रेणी की है। बहुत उत्कृष्ट, बहुत अच्छी रचना बनकर यहाँ आई है। ठीक है, और इसीलिए उन्हें आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने कहा है कि ये द्विकलात्मक कला के सिद्ध हस्त थे, दोनों कलाओं में माहिर थे ये। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने प्रबंध और मुक्तक शैलियों में सफल काव्य रचनाएं की है। इतिवृत्तात्मक, मुहावरेदार, संस्कृत काव्य, चमत्कार पूर्ण, सरल हिंदी शैलियों का अभिव्यंजना, शिल्प की दृष्टि से सफल प्रयोग भी किया है।
ठीक है। उसके साथ ही अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। उनके काव्य में अलंकार, रस के साथ में अलंकार भी है, क्योंकि काव्य के 3 अंग है, रस, अलंकार, छंद, और ये तीनों आपको काव्य के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ठीक है। इन्होंने हिंदी के पुराने तथा संस्कृत छंदों को अपनाया है। कवित्व, सवैया, छप्पे, दोहा इनके पुराने प्रिय छंद है। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय छंद कौन कौन से हैं? कवित्व, सवैया, छप्पे, दोहा। ठीक है। और इंद्र वज्रा, शार्दुल विक्रीडित और शिखरिणी, मालिनी और वसंत तिलका, द्रुत विलंबित आदि संस्कृत वर्ण व्रतों का प्रयोग भी उन्होंने किया है। हिंदी छंदों के क्षेत्र में युगांतर ही उपस्थित कर दिया है, यानी कि युग के अंदर अंतर बता दिया है उनके इन छंदों के माध्यम से। ठीक है। ये कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए हैं। क्या क्या कहा गया है? उन्हें कवि सम्राट कहा गया है। किन्हें? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। और वो कौन से युग के प्रवर्तक थे? वे द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। ठीक है। साहित्य वाचस्पति, ये भी उन्हें कहा गया है। इन उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया है और अपने जीवन काल में अनेक साहित्य सभाओं और हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी वे रहे हैं। हरिऔध जी की साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। निसंदेह ये हिंदी साहित्य के गौरव थे। कौन थे भाई? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। आपको ये याद रखना है, वे द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवियों में से एक थे। ब्रज भाषा और खड़ी बोली पर उनका पूर्ण अधिकार था। करुण और वात्सल्य रस के कवि माने जाते थे। ठीक है। इसी के साथ देखिए हमारा ये जो आज अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है, उनका आज हमने जीवन परिचय, कवि परिचय, लेखन परिचय, साहित्यिक परिचय सारा पढ़ लिया है और देखा कि इनकी विलक्षणता यानी कि इनकी उत्कृष्टता कितनी है। ये कितने महान कवि थे, ये कितने श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है। ये थे द्विवेदी कालीन कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो रचना है आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत पवन दूतिका नाम से आई है, और उसी पवन दूतिका का हम अगले लेक्चर में भावार्थ करेंगे प्रसंग के साथ में। और ये भावार्थ कहाँ तक होता है, क्या भाव उन्होंने पवन दूतिका के माध्यम से प्रकट किया है, ये देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।